नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 26 जनवरी 2023। सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज सरस्वती पूजा भी है, तो सरस्वती पूजा की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों आज एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है, और जिस दिन आपका एग्जाम नहीं होता है उस दिन मैं आप लोगों को एक या दो प्रैक्टिस सेट का वीडियो देता हूं, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। इसी आशा के साथ आज ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मैं वैसे ही प्रश्न को यहाँ पे रखा हूँ जो अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी ट्रेंड में सब दिन पूछे जा रहे हैं। वैसे ही प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ वैसे प्रश्न को इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। त्रिपुरा उपचुनाव 2022 में कांग्रेस को कहां से जीत मिली थी? देखिए उपचुनाव जो हुआ है हाल में, वहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। तो यहां से मैंने एक क्वेश्चन रख लिया है कि त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुआ है वहां पे एक सीट पे जो है कांग्रेस को विजय मिला है। ये आपका अगरतला सीट से जो है कांग्रेस जीता है। बाद बाकी 3 सीटों पे जो है बीजेपी को वहां पे जीत मिली है, जुबराजनगर, सुरमा और बारदोवली। ठीक है, इसके अलावा यूपी के चुनाव से आपके प्रश्न आ चुके हैं रामपुर से, तो इसीलिए मैं यूपी में एक और सीट हुआ है आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव हुए थे यूपी के अंदर। दोनों में बीजेपी को जीत मिला है ना। जो आजमगढ़ से प्रत्याशी था उसका नाम है निरहुआ मतलब दिनेश लाल यादव, मतलब निरहुआ रिक्शा वाला पिक्चर के हीरो। ठीक है, तो ये निरहू जो है ये किसको हराए हैं? धर्मेंद्र यादव जी को। धर्मेंद्र यादव किस पार्टी से थे? सपा मतलब समाजवादी पार्टी, साइकिल छाप मुलायम सिंह यादव। ठीक है, इसके बाद यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ साहब हैं। ये लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, 2022 में दोबारा अपॉइंट हुए। और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल साहिबा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मनिक साहे हैं। और राज्यपाल जो है सत्यदेव नारायण साहब हैं। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा त्रिपुरा का देव त्योहार यहीं पे ध्यान रखें आप। त्रिपुरा का जो दो त्योहार है, एक लाय हरोबा है, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, और एक आप करची महोत्सव जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसे खर्ची भी पढ़ते हैं, करची भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपको यहां मैं रखा हूं कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला था? देखिए पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से रिलेट करके आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ चुका है। अब मैं यहाँ पे जो है पद्म विभूषण को रिलेट करके आपको बताऊंगा। पंडित बिरजू महाराज जो है 1986 में इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पिछला जो पद्म विभूषण, आज भी पद्म विभूषण की घोषणा होगी क्योंकि आज 26 आपका गणतंत्र दिवस है। और आपका जैसा कि जानते हैं कि गणतंत्र दिवस तक जो है पद्म विभूषण की घोषणा हो जाती है ना। तो होगा इस साल के लिए, 2023 के लिए। 2022 के लिए ये 4 आदमी को दिया गया था, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। जिसमें एक जो है बिपिन रावत साहब, है ना, प्रभु अन्य, इसके बाद राधे श्याम, है ना, कल्याण जी, ये सब शामिल थे, 4 आदमी थे। ठीक है, इसके बाद जो पंडित बिरजू महाराज जो है कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कथक नृत्य से। कथक कहाँ का नृत्य है? ये आपका उत्तर भारत का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। इसके अलावा 7 और शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि साउथ का पूरा ले लीजिए, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, इसके बाद कथकली और कुचिपुड़ी। ये 4 हो गए उधर साउथ वाले साइड के। फिर इधर आ जाते हैं मणिपुरी ले लेते हैं, ओडिसी ले लेते हैं, सतरिया ले लेते हैं और फिर कथक ले लेते हैं। ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पंडित बिरजू महाराज को 1964 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लता मंगेशकर अवार्ड से इनको 2002 में शामिल किया गया था। 1987 में कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज 2022 में इनका निधन हो गया, इसीलिए एग्जामिनर की पहली पसंद बन जाती है। जब किसी विशेष कैरेक्टर की डेथ हो जाती है या फिर किसी विशेष कैरेक्टर कुछ ऐसे काम में फंस जाते हैं जहां से वो चर्चा का विषय बन जाता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है उनसे रिलेशन में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन भारतीय इतिहास में एक जो है एकमात्र जो है लाभदायी मिशन रहा। ये भारतीयों के हित वाली मिशन थी, अन्य मिशन तो सब जो है खून चूसने वाला था। ठीक है, तो इसमें 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एलेक्जेंडर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन सदस्य थे, पूछेगा कि कौन सदस्य नहीं थे। तो 4 ऑप्शन में से 3 को इन्हीं तीनों का नाम देगा। एक ऑप्शन जो है दूसर का देगा। हमेशा C नंबर ऑप्शन पे जो रहता है दूसर का रहता है। देखिएगा इन तीनों के अलावा जो रहेगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत जो आया था ये आपका 1946 में आया था। और किस उद्देश्य से आया था? तो संविधान, जो भारत के भावी संविधान होगा
उसके गठन के जो है उद्देश्य से। तो सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ संविधान बनाने हेतु, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसी बैठक में आपको याद होगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसी के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से बैठक होती है और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है आपको चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष से आप रिलेट करेंगे। इसके अलावा उसी के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है, किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको बड़ा फेमस रहता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये बात सब आपको ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति में 7 गो सदस्य थे, 6+1, 1 मतलब भीमराव अंबेडकर साहब, इनके अलावा 6 अलग थे। और इसमें ज्यादातर नाम जो है कृष्ण भगवान के नाम से है, जैसे माधव, अय्यर, है ना, ये सब जो है आप देखेंगे ना, तो कृष्ण भगवान के जितने नाम है लगभग नाम ऐसा ही है। DP खेतान साहब, है ना। इसके अलावा जो है संविधान सभा गठन हो गया। साइमन कमीशन कब आया भारत में? 1928 में आया। अगर आपसे कोई पूछे कि साइमन कमीशन बना कब था, तो 1927 में बना था। 1928 में भारत आया था। इसे गोरों का कमीशन कहा गया। गोरा कहने का मतलब व्हाइट मैन कमीशन, यानी इसमें कोई इंडियन नहीं थे। इसके अलावा इसी का जो है विरोध कर रहे थे आपका कौन? लाला लाजपत राय साहब। और राय साहब को जो है सर पे चोट लग गई और अंततः इन्हीं की मौत हो गई इसी के विरोध में करते करते, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन जो है 1942 में बनाया गया। क्रिप्स मिशन क्या सफल रहा था? नहीं, असफल रहा था। इसी से असंतोष फैली और भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण, ठीक है। और इसी 1942 के जो आंदोलन हुआ, इसी में डू और डाई का नारा दिए थे आपका गांधी जी साहब, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, एक बे में याद रखिए, काफी दिन तक चीज याद रहती है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न जो है आपको मदर टेरेसा को भी दिया गया है महिला में, लेकिन ये पूर्णतः भारतीय तो नहीं थी और इंदिरा गांधी के बाद इन्हें दिया गया है। मदर टेरेसा जो है आपका अल्बानिया की रहने वाली थी। कहाँ की? अल्बानिया देश की रहने वाली थी, ठीक है। इसे जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ जोड़ते हैं। मदर टेरेसा को जो है 1979 में जो है आपका नोबेल मिला है। क्या मिला है? नोबेल। और 1980 में जो है भारत रत्न मिला है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और भारत रत्न में जो आपको दिया जाता है एक पीपल का पत्र दिया जाता है। इस प्रकार से पीपल का पत्र दिया जाता है। ये पीपल का पत्र जो है आपका किसके बने होते हैं? तो कांस्य के बने होते हैं। इस पे कांस्य के जो है मेटल यूज किया जाता है, न कि सोना का, ठीक है। सर्वप्रथम राधा कृष्णन साहब को दिया गया था। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन साहब हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट, और इन्हीं के जन्मदिन जो 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। एक प्रश्न मैं यहाँ पे जनगणना से रखा हूँ, सब दिन पूछा जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आपका केंद्र शासित प्रदेश में, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत कुछ है याद रखने के लिए। सबसे फेमस जो है आपका बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बाद बाकी बोस द्वीप है, शहीद द्वीप है और आपका जो है स्वराज द्वीप है। ये सभी जो है आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा जो सबसे छोटा आपका नेशनल पार्क है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेलुलर जो काला पानी का जेल आप सुने होंगे, ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही स्थित है। इसके अलावा जो है आप अंडमान निकोबार में और कुछ जान सकते हैं। जो गैलिटिया नेशनल पार्क है वो भी आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। इसके बाद जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये दिल्ली है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश में, 91.6 है शायद इनके, 91 मोर देन 91 है याद रखिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार का है अदर राज्यों में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल का है, सबसे अधिक साक्षरता आपका केरल का है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर आपका केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा का है, सबसे कम वन आपका जो है हरियाणा का है, ठीक है।
ये सब ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक वन आपका एमपी में है, सबसे अधिक वन परसेंटेज आपका मिजोरम में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम साक्षरता आपका बिहार में है, दूसरा सबसे कम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरा सबसे कम साक्षरता राजस्थान में है, सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक अगला जनगणना नहीं हो जाता, जनगणना का इतिहास भी जान लीजिए थोड़ा। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय चालू किया गया था, 1881 में रिपन के समय से 10 वर्षों पर जनगणना हो रही है, 1951 में आजादी के बाद प्रथम जनगणना हुई, लास्ट जनगणना 2011 में हुई, अगला प्रस्तावित 2021 में, लेकिन इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है हो नहीं रहा है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो इसे खील कहते हैं। ऋग्वेद वेद 4 है, ऋग्वेद माफ कीजिएगा वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के जो है अपने अपने एक उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद का यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। अगर आप हायर लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे पीसीएस वगैरह की, तो ये उपवेद आपको जरूर याद होना चाहिए। यहाँ तक कि जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी परसों के दिन ही कि जो चरक संहिता है, चरक संहिता है वो किस वेद से लिया गया है? तो चरक संहिता जो है आपका आयुर्वेद से लिया गया। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है ना। सबसे पुरानी वेद है आपका ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना ये सब जो है की बात कही गई है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, गायत्री मंत्र ये सब ऋग्वेद से उद्गत है, ठीक है। इसके अलावा मैं चलूंगा आगे। अगला है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपका एतेरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ये भी कितने बार एसएससी ने पूछा है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। मैं आपको वही कंटेंट पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में आए, न कि आपके जो है दिमाग में जो है चेस फाइल जैसे आए और कोई काम का नहीं रहे और दिमाग भी बढ़ा रहे, ऐसा नहीं। पढ़िए, ऐसा कंटेंट पढ़िए कि जो आपको काम आए, क्योंकि आपको जो है पीएचडी नहीं करना है, नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी वाली कंटेंट पढ़िए। अब 18 घंटा पढ़ रहे हैं और काम की चीज पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कहां से होंगे? आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन काम की चीज पढ़िए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसा चीज पढ़िए, ठीक है। अब ये नहीं कि पढ़ते बैठ गए कि भाई जो सिंधु घाटी के स्नानगार है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी थी। अरे ऐसा नहीं पूछा जाता है ना, वो समझ में आ जाता है कि कैसा चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। सबसे पुरानी पुराण जो है आपका मत्स्य पुराण है ना। पुराण देखिए वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनमें से कौन सा एक बाह्य ग्रह का उदाहरण? देखिए सौर मंडल से सब दिन क्वेश्चन आ रही है। मैं सौर मंडल आपको ऐसा पढ़ा दिया हूं जैसा आपके एकदम पॉकेट में ही होगा सौर मंडल, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे मैं मोटे मोटे तौर पर जिक्र कर दूंगा। सौर मंडल के जो बाह्य ग्रह है ना, जो सूर्य से 4 ग्रह नजदीक वाला है तो इनको छोड़ दीजिए, और जो 4 दूर वाले ग्रह है ना, ये ही बाह्य ग्रह होते हैं। तो अगर आपको सूर्य से क्रम याद है ग्रह का, तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो नजदीक के 4 हैं वो आंतरिक है और जो दूर के 4 हैं वो बाह्य ग्रह है। अब मैं यहां से एक बार लिख देता हूं, मान लीजिए ये सूर्य देवता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बुध है, ठीक है, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपका हमारा पृथ्वी, फिर है हमारा मंगल, फिर है हमारा मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, फिर है हमारा शनि, फिर है हमारा अरुण भैया और लास्ट में है वरुण जी, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 ग्रह हैं। अगर इन चारों को छोड़ दिया जाए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो हमारा बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये हो गया हमारा बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह कौन हो गए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यहीं पर बहुत सारे चीज आपको सीखने का है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण। सबसे नजदीक मैंने याद रखने का ये भी बताया था कि भाई किसी परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबको प्यारा होता है, तो पेरेंट्स उसको बहुत करीब रखते हैं, इसीलिए बुध सबसे करीब है अपने पेरेंट्स, अपने पिता सूर्य के, ठीक है। उसके बाद शुक्र को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वीनस। उसके बाद पृथ्वी की बहन, सबसे चमकीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं, और इसे नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल की उपस्थिति है। पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मंगल के पास मात्र 2 उपग्रह है, ये है आपका डिमोस और फोबोस। निकस ओलंपिया पहाड़ जो है आपका मंगल ग्रह पे है, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल दानव कहा जाता है या लाल ग्रह कहा जाता है। इसके बाद है जुपिटर सभी ग्रहों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के पास सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम गैनामीड है। इसके बाद आता है शनि को बेलय वाला ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर जो है एक सर्किल जैसे, इसका अगर आप ग्रह का चित्र देखेंगे गूगल वगैरह से, तो सर्किल ग्रह के नीचे एक जो है
एक गोला टाइप से ऐसा स्फेरिकल सर्किल बनाया रहता है, तो ये वलय है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टिटान है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद हम दिन स्टार्ट कर देंगे मंगल, सॉरी पृथ्वी 5वां नंबर पे, फिर मंगल, और तब होगा शुक्र, और लास्ट में होगा बुध, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ देख लेते हैं एक बार। यही चीज जो जितना मैं मौखिक रूप से बताया हूँ भैया, यही चीज लिखा है, पीडीएफ तो आपको दूंगा ही, देख लीजिएगा। एक भी चीज नहीं छूटा है, एक दो चीज ज्यादा ही बता दिया हूँ इससे, है ना। इसके अलावा गणतंत्र भारत की प्रथम बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत की और गणतंत्र भारत के रिलेट करके आपको बजट पेश करने वाली बात कही जाती है। सबसे पहले बजट की आर्टिकल क्या है इंडिया में? तो 112 है, ठीक है। इसके बाद गणतंत्र भारत की प्रथम बजट पेश करने वाला, अच्छा गणतंत्र कब बना था भाई? तो 1950 में, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो तब से जो पहला बजट है जॉन मथाई पेश किए थे। अगर आपको स्वतंत्रता के बाद प्रथम बजट की बात करें तो सनमुखम सेट्टी, जब संविधान लागू भी नहीं हुआ था, स्वतंत्रता तो हमें 1947 में ही मिल गई, संविधान हमारा 49 में बन के तैयार हुआ, अब 50 में जो है लागू हुआ। तो स्वतंत्र भारत तो स्वतंत्र 1947 से ही निकालाएगा जी। तो स्वतंत्रता के बाद जो है सनमुखम सेट्टी किए थे, और गणतंत्रता के बाद जॉन मथाई। सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई, ये आपके एग्जाम में छपे हैं और छपते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा लोगों को, ठीक है। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि प्राप्ति में जो है थोड़ा सा संरक्षण, अगर मैं अपराधी हूं तो थोड़ा मेरे हित की बात करता है अनुच्छेद 20, ठीक है। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं आपको देख लेना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में कहा गया है, इसे निजता का अधिकार कहते हैं, और ये इमरजेंसी में भी नहीं बदलती है, ध्यान रखिएगा, कभी नहीं बदलती है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 मानव तस्करी पे रोक है, और 24 जो है आपका बाल श्रम पे निषेध है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को कल कारखाने में भारी कामों पे नहीं लगाया जा सकता। 14 जो है समता का अधिकार है। 15 जो है जाति, लिंग आदि के आधार पे, नाम के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव कोई नहीं करेगा, भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 15 एक पिक्चर है आयुष्मान खुराना का, देख सकते हैं आप। 16 जो है अवसरों की समानता है लोक नियोजन के मामले में। 17 जो है छुआछूत का अंत है, इसे अस्पृश्यता का अंत भी कहा जाता है। 18 जो है उपाधियों का अंत है। 19 जो है इसी के तहत जो है प्रेस मीडिया वगैरह जो दिन भर चलता रहता है टीआरपी के लिए, ये 19 की जो है आपका चलता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके तहत कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात जो है प्रस्ताव वगैरह रख सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ, और कुछ छूट गया भाई? मौलिक अधिकार में छूट गया जी, 25 से 28 छूट गया, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। इसके बाद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, और इसी 32 के तहत जो है आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है जी, पहले 7 हुआ करता था। 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से लेकर 6 ही मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में विद्यमान है, ठीक है। एक मौलिक अधिकार जो है आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा भी जोड़ा गया था 2002 के अंदर, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है। ये आपका आर्टिकल 21 का ए में है, ये भी आपसे पूछा जाता है पार्टिकुलर, ठीक है। एक प्रश्न है, हिस्टोन नामक प्रोटीन कोशिका के किस भाग में होते हैं? तो देखिए, हिस्टोन नामक प्रोटीन जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में एक जालूनुमा जो आपका संरचना होता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है, और ये क्रोमेटिन में जो है आपका हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि केंद्रक में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, इसीलिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन डिफरेंस यही माना गया है। मेट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बाद बाकी मेट्रोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस क्यों कहा जाता है ये मैं बता चुका हूं, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है ये भी बता चुका हूं। फिर से मौखिक रूप से सुन लीजिए। मेट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि हम जो सांस लेते हैं और जो हमारा ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, वहां से जो ब्लड होती है, ये ऑक्सीजन को उठा के कोशिका में मेट्रोकॉन्ड्रिया को देता है। ब्लड जो है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है
उसका क्या काम है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन जो है मेट्रोकॉन्ड्रिया को दे देता है। ये मेट्रोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के निर्माण में सहायक बनते हैं, जो अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित होती है और हमें एनर्जी मिलता है। इसीलिए मेट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को इसलिए कहते हैं कि जब हमें जल बुझ जाते हैं, जब हमें चोट वगैरह लग जाते हैं, तो अंदर जो सेल मर जाता है उसे साफ सफाई करने के लिए लाइसोसोम होता है, कि उसे साफ सफाई कर देगा, तब वहां पर जो है नया सेल का जो है जन्म होगा। इसीलिए इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है, कि इसका अगर मन होगा तो अपने आप जो है ज्यादा जरा देगा, तो इसीलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसे। ठीक है, चलते हैं आगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए ओलंपिक जो है अभी तो फीफा चल रहा है, फीफा मैं फीफा हो, ओलंपिक हो, या फिर कोई भी क्रिकेट हाल फिलहाल के जो वर्ल्ड कप वगैरह है उन सब से रिलेटेड एक वीडियो आपको दे चुका हूं। 5 ईयर प्लान का वीडियो दे चुका हूं। इसके बाद जो है गवर्नर सीएम का वीडियो दे चुका हूं। सभी त्योहारों का वीडियो दे चुका हूं। ये चारों का मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा। आपने देखा मैं कोई क्वेश्चन नहीं रखा, क्योंकि मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप देखे होंगे और वहां से जो है आप क्वेश्चन को पिकअप करेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का जो आयोजन होगा ये आपका लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी। 2024 का जो होगा ये पेरिस में होगा, यानी अगले साल। पिछला साल जो हुआ था ये टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टोक्यो जापान के अंदर हुआ था 20 वाला ओलंपिक 2021 में, ये ओलंपिक का कौन सा क्रम था? तो 32वां क्रम था। इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, 32वां याद रखें तो 2020 में 32वां होगा, तो 2024 में कितना होगा? 33वां होगा। और 2028 में कितना होगा? 34वां होगा, है ना? इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है भैया। अब 2032 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ओलंपिक की शुरुआत आप जानते हैं 1896 में एथेंस से हुआ है। 1900 ईस्वी से भारत भाग ले रहा है, वो भी पेरिस में हुआ था। ठीक है, ओलंपिक एक प्राचीन काल में भी होता है, लेकिन इसका जिक्र एग्जामिनर नहीं करता है। 776 बीसी में ओलंपिक हुआ था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। फिर आधुनिक ओलंपिक जो आजकल आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1896 में पियरे डी कुबर्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओलंपिक में भारत को अब तक 10 गो गोल्ड मिला है, जिसमें 8 गो हॉकी में मिला है और 2 गो में एगो अभिनव बिंद्रा को मिला है और एगो नीरज चोपड़ा को मिला है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक में कोई पदक यानी कांस्य पदक प्रथम बार जीती थी आपका जो है कर्णो मल्लेश्वरी, जो बार बार पूछा जा रहा है। एक प्रश्न मैं यहाँ पर रखा हूँ, खेल के प्रशिक्षक को दी जाने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, बल्कि खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 में होता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होता है। आप 1991 में, माफ कीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए जो है आपका दिया गया है 25 आदमी को। ध्यान रखेंगे, इसमें लक्ष्य सेन भी शामिल है, आर प्रगनंदा शामिल है, उसके बाद भक्ति कुलकर्णी जो शतरंज की उभरता हुआ सितारा हैं उनको मिला है। ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका ग्रेग बर्कले है। ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं और इसकी कार्यकाल में जो है 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई है, इसीलिए अपने पद पे बना हुआ है। आईसीसी का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो दुबई होगा, फीफा का मुख्यालय पूछा जाए तो ज्यूरिख होगा। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा।